बिहार के कुढ़नी उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये सीट जेडीयू को दी गई है और जेडीयू के मनोज कुशवाहा जो है वो वहां महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। 2005 से 15 तक वो विधायक रहे थे, लेकिन अब तक बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये घोषणा जरूर हो चुकी है कि चाहे वो AIMIM हो या फिर वीआईपी की पार्टी हो, वो अपना प्रत्याशी कुढ़नी में देंगे। तो इससे क्या है कि जो टेंशन है वो दोनों तरफ बढ़ा है, और कुढ़नी में किसको क्या टेंशन है इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, क्या लगता है जो कुढ़नी का उपचुनाव है, अगर आप कहें जैसा कि ओवैसी की पार्टी वहां पर लड़ने आ रही है, इसके अलावा मुकेश सहनी भी होंगे, तो ये गठबंधन के लिए टेंशन है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी अब तक प्रत्याशी नहीं दे पाई है तो इसका मतलब है कुछ तनाव उधर भी है और कुछ गुणा भागा तो चल रहा है। तो किस तरह का आप देखते हैं कि दोनों तरफ किस तरह का टेंशन है? महागठबंधन ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार तो घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन के लिए टेंशन ये मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और ओवैसी की पार्टी, अगर वो उतरते हैं तो जाहिर है ये वोट काटेंगे उनका। बीजेपी के लिए कम टेंशन नहीं है। बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। इसकी दो वजह है। केदार गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, वो पहले विधायक भी रहे हैं वहाँ, पिछली बार कम मार्जिन से हार गए थे, 712 वोटों से वो हारे थे। लेकिन उनका नाम घोषित करने से बीजेपी अभी डर रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो युवा मोर्चा के हैं शशि रंजन, एक उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने दावेदारी अपनी पेश की है। अब बीजेपी के लिए संकट है कि केदार गुप्ता को अगर देता है तो फिर भूमिहार वोट ऐसे ही उसे नाराज चल रहा है। बोचहां उपचुनाव में भूमिहारों ने एक मुश्त बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया, बीजेपी को चुनाव सीट गंवानी पड़ी, चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद जो अभी अनंत सिंह की पत्नी जहां हुई थी वहां भी बीजेपी के पक्ष में मोकामा में भूमिहार वोट पड़ा नहीं है। तो अब बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि यहां से सीट निकालना है तो भूमिहार वोट को साधे। तो ये बड़ा मतलब दिलचस्प स्थिति बन रहा है। अगर गोपालगंज में देखें तो वहां पर राजद ने वैश्य कैंडिडेट दे दिया कर बीजेपी के वोट में सेंधमारी की ही होगी, तभी इतना वोट उन्हें आया है। दूसरी तरफ अगर पिछले बार के चुनाव को अगर हम गौर से देखें तो सुरेश शर्मा जो कि मुजफ्फरपुर से लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे, कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो वैश्य वोट है वो विजेंद्र चौधरी की तरफ शिफ्ट हुआ था और उसका खामियाजा बीजेपी को कुढ़नी में उठाना पड़ा था। तो और वहां पर जो है वैश्य वोटर चूंकि केदार गुप्ता थे तो वहां पर भूमिहारों ने उस वक्त जो है राजद को वोट कर दिया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक ये बन रहा है और बीजेपी के लिए एक उहापोह की स्थिति ये दिख रही है कि वो केदार गुप्ता के साथ ही जाए। क्योंकि एक बात याद रखने की है शैलेंद्र जी कि अगर केदार गुप्ता की हम पकड़ की बात करें तो जो भी व्यक्ति बीजेपी का 2015 में चुनाव जीता है, जबकि महागठबंधन एग्जिस्ट कर रहा था और इससे स्ट्रांग था। अब तो थोड़ी बहुत इसमें आप कह सकते हैं कि अब ये गठबंधन उतना एक्यूमुलेट अब तक नहीं हो पाया है। अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, 10 अगस्त को तो अलगाव ही हुआ है बीजेपी से जेडीयू का, तो वो एक्यूमुलेट नहीं था। तब जो है केदार जाधव 2015 में वो चुनाव जीते थे महागठबंधन के खिलाफ। तो ये एक बड़ी बात है और ये एक टेम्पटेशन या लालच आप कह सकते हैं कि बीजेपी को हो सकती है कि नहीं, केदार गुप्ता जो है वो 2015 में जीत चुके हैं तो हम इस बार फिर महागठबंधन के खिलाफ उनको उतारें। और जो एक जैसे आपने कही कि भूमिहार नाराजगी दिखाई बोचाहा में, तो अब अगर आप वैश्य को नहीं देते हैं टिकट, केदार गुप्ता को वहां पर आप टिकट नहीं देते, तो फिर गोपालगंज में ऑलरेडी वैश्य वोटर ने आरजेडी के पक्ष में वोट किया है। तो बीजेपी तो यहां पर फिर वैश्य वोटर जो है हो सकता है कि उन्हें यह लगे कि हाँ केदार गुप्ता को टिकट नहीं मिला तो हम बीजेपी को वोट क्यों करें। तो बीजेपी के लिए तनाव इस तरह से भी बढ़ सकती है। ये एकदम सही बात है। बीजेपी का भरोसा हिल गया है क्योंकि वैश्य उनका कोर वोटर रहा है। जिस तरह से गोपालगंज में वोटिंग हुई है या इससे पहले सुरेश शर्मा, इसलिए अब सुरेश शर्मा की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पार्टी सुरेश शर्मा को कितना कन्विंस कर पाती है और वो अपने स्वजातीय वोटर्स को कितना कन्विंस कर पाते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुढ़नी में भूमिहार, कुशवाहा, यादव और उसके बाद मल्लाह, ये 4 जातियों के अच्छे खासे वोट हैं। और जो वनिया वोट है और मुस्लिम वोट है वो भी प्रभावी है।
लेकिन ये चार जातियां हैं, इनका वोट बहुत जबरदस्त है। तो बीजेपी के लिए भी स्थिति आसान नहीं है इसमें। जब बीजेपी के लिए तो आसान नहीं है, लेकिन महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तनाव उनके पास भी है। गोपालगंज में जिस तरह से एआईएमआईएम ने उनके जो वोट लाए हैं वो आपको, और जिस बड़ी संख्या में वोट लाया है वो निश्चित तौर पर राजद के लिए चिंता की बात है और महागठबंधन के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो 100% वोट उनकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए था, जिसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा एआईएमआईएम ने निकाल लिया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन और हिना रब्बानी का जो एक वहां पर नाराजगी है राजद से, उसका भी इम्पैक्ट था। तो वो इम्पैक्ट तो यहां पर भी दिख सकता है, यहां पर भी अगर वो वोट काटते हैं, क्योंकि ये देखते हुए कि केदार गुप्ता जब पिछली बार कुढ़नी से लड़े थे तो वो महज 712 वोट से हारे थे। तो इतनी छोटी मार्जिन थी कि अगर थोड़ा भी वोट शिफ्ट होता है इधर उधर, अगर वीआईपी कुछ वोट अगर राजद के काट लेता है, जैसे बोचाहा में जो मुझे लगता है कि निषादों ने भी आरजेडी को अच्छे खासी संख्या में वोट किया है, तो अगर आरजेडी का कुछ वोट इधर वीआईपी काट ले, अब अगर ओवैसी काट ले, तो आप कह सकते हैं कि जेडीयू के लिए भी समस्या बढ़ जाएगी, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो तनाव उनके पास भी कम नहीं है। और क्या ये देखते हुए लगता है, चूंकि एक और दिलचस्प बात यह है कि जो कुढ़नी था वो राजद की सीट थी, तो अब अगर राजद की सीट थी तो वो जेडीयू को दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि हाँ ठीक है, गठबंधन में ये, चूंकि जेडीयू ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये सीट दे दीजिए और हम जो है मनोज कुशवाहा को लड़ाना चाहते हैं, तो उस वजह से सीट शायद उनको दी गई हो। लेकिन ये तो पर्दे के सामने आकर कहने की बात हुई, क्योंकि इससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए सरकार बदलने के बाद, जिसमें मोकामा की जो जीत है उसे अनंत सिंह की जीत कहा जा रहा है, उसे राजद की जीत नहीं कहा जा रहा। और गोपालगंज में साधु यादव के तमाम वोट काटने के बाद, चूंकि 2020 में साधु यादव ने अच्छा खासा संख्या में वोट लाए थे और दूसरे स्थान पे रहे थे, तो इस बार उनके वोटों की संख्या बहुत गिरी है, तो उनके वोट राजद में शिफ्ट हुए हैं। तो उन सब को करने के बाद, वैश्य वोट में सेंध लगाने के बाद भी राजद गोपालगंज लूज करता है। तो क्या एक सवाल राजद के मन में यह भी है कि अगर हम कुढ़नी को लेकर, ये एक असमंजस जैसी बात तो नहीं थी कि अगर हम यहां भी लड़ें और कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैसेज ये जाएगा कि राजद जो है वो हार रही है। और राजद, मुझे लगता है कि इस राजनीतिक परिस्थिति में जहां उसने 2020 का चुनाव इतनी मजबूती से लड़ा था कि वो चाहेगी कि ये मैसेज लोगों के बीच जाए। क्या ऐसी भी बात कुछ हो सकती है ये सीट जेडीयू को देने के पीछे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राजनीति में इतना सहज तरीके से चलती नहीं है। मनोज कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, वो काफ़ी पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने उम्मीदवारी घोषित कर दी थी, बाद में पार्टी की तरफ से। चूंकि शैलेंद्र जी यहाँ टोक रहा हूँ, क्षमा करेंगे, एक बात हमने और भी देखा है कि ये गठबंधन जब भी होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ता है। ये आपने कई बार उदाहरण आप देखें, चाहे यूपी चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव की बात करें, आज वीआईपी 0 है तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये हो सकता था कि मनोज कुशवाहा ही राजद के सिंबल पे लड़ जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर उन्हें ये सीट जेडीयू को देनी पड़ी, ये जेडीयू ने रिक्वेस्ट किया और राजद ने उन्हें दिया। तो क्या ये जितना सिंपल दिख रहा है पर्दे के सामने, क्या इतना है या एक असमंजस वहां भी है, एक हार का भय जैसे बीजेपी के अंदर है कि वो अभी तक कैंडिडेट नहीं दे सका है और वो समझ नहीं पा रहा मैं किस कास्ट को संतुष्ट करूं। तो एक जो महागठबंधन है उसके अंदर भी भय कि ये सीट हम लूज कर सकते हैं। क्या ये बात उसके अंदर भी चल रही है और दोनों ही पार्टी को लग रहा है कि हम ये चुनाव हार भी सकते हैं, और इस तरह से ये एक डिफेंसिव एटीट्यूड हो या उस राजद की अपनी एक पॉलिसी हो कि हाँ भाई फिर हम यहाँ क्यों जाएं? नहीं, राजद की पॉलिसी ऐसी नहीं। राजद अगर अपना कैंडिडेट देती तब भी स्थिति इतनी ही टफ होती, तब भी मुकाबला इतना ही करा होता। राजद के लिए भी ऐसी ही असमंजस होती जो आज जेडीयू के लिए है। अब इसमें थोड़ा बीजेपी के लिए फायदा मुझे जो लगता है ये दिख रहा है कि अगर राजद का अपना कैंडिडेट होता तो शायद मुस्लिम वोट को कन्विंस करना थोड़ा आसान होता। अब नीतीश कुमार की पार्टी का कैंडिडेट है तो मे भी कुछ मुस्लिम्स ऐसे हों जो इस वजह से भी शिफ्ट हो सकते हैं कि ये लालू यादव की पार्टी का नहीं है, ऐसा। लेकिन यहाँ पर डेंट मार सकती है ओवैसी की पार्टी, ओवैसी की पार्टी मार सकती है, लेकिन ओवैसी कितना कन्विंस कर पाते हैं ये भी एक मैटर है।
चूंकि गोपालगंज में शहाबुद्दीन फैक्टर यहाँ कितना काम करेगा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी जो भी सेंधमारी करेगी वो नुकसान तो महागठबंधन का ही होगा। और ऊपर से बीजेपी के लिए भी दुविधा है। बीजेपी के लिए इसलिए माना जा रहा है कि सुरेश शर्मा भी महत्वपूर्ण हो गए हैं अचानक से फिर, कि उनकी भूमिका क्या होती है, वो किस तरह से कन्विंस करते हैं। तो बीजेपी इसीलिए कर नहीं पा रही है, घोषणा नहीं कर पा रही है अपने उम्मीदवार की, तो इसलिए मुकाबला तो लगभग बराबर का है। तो मुकाबला बराबर का है और ये तय है कि जो ये संघर्ष होने वाला है उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी के बीच में, महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित हो चुका है और वहां पर मनोज कुशवाहा जो है वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, ये इसने आकर जो है वो जहां महागठबंधन के लिए तनाव बढ़ा दिया है, वहीं बीजेपी के अपने तनाव हैं, उनके टेंशन के अपने कारण हैं। हाँ, लेकिन जो भी हो मुकाबला दिलचस्प होगा, इसकी संभावना सभी कर रहे हैं। तो कुर्नी उपचुनाव में आगे भी जो कुछ होता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे, जो खबरें आएंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।